आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। और अभी आप लोगों के लिए आपदा प्रबंधन से कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपको सीधे बिहार बोर्ड यानी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 2024 में जो जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे 2024 में ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक ना। आप लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा एक परिचय जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब कुछ समझ में आएगा, अर्थात ऐसे अगर वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। आप लोग अच्छे समझिएगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन ऐसा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन तो दिया गया है ABCD, इसमें से ABCD में से कोई एक ऐसा आपदा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा हुआ, B नंबर में बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा हुआ, D नंबर में भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा हुआ, और C में आतंकवाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा C, ये मानव के द्वारा किया गया, ठीक, ऑप्शन C हो जाएगा। एक का राइट आंसर क्या चलेगा C। उसके बाद कह रहा इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव के द्वारा ऐसा कौन सा, इसमें ऑप्शन जो दिया गया ABCD, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो मानव के द्वारा किया गया हो, यानी मानव जनित आपदा पूछ रहा है, यानी मानव के द्वारा किया गया हो, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक ना, मानव जनित आपदा कहते हैं। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर कमेंट भी कीजिए। चलिए, आप लोग को याद नहीं था, हम खुद बताते हैं, ठीक ना। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जो जितने भी नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, 2 नंबर में जो आंसर जो था सांप्रदायिक दंगे जो है ना, ये भी मानव के द्वारा ही किया गया है, और B में आतंकवाद जो है मानव के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद C में महामारी, ये भी है मानव जनित ही आपदा है, और D में जो लिखा गया इनमें सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी D नंबर 2 का। आगे 3 नंबर में क्वेश्चन करा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, इसका क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र में, एक का ए हो जाएगा, यानी 3 का हो जाएगा ए हो जाएगा, एक नहीं है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर, करा इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। इसका राइट आंसर क्या चलेगा, करने वाली आपदा है, इसका राइट आंसर B हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन B हो गया। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। इनमें कौन विनाशकारी आपदा कौन है, तो इसमें विनाशकारी कौन सा आपदा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भूस्खलन, क्या हो जाएगा भूस्खलन हो जाएगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे तो यहाँ पे चला या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग भी इसको रट लीजिएगा और कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन है 1 नंबर में भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें, किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करना है, ठीक ना। तो यहाँ आंसर में है भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला स्टेप में है दलदली वाली जगहों से दूर निवास करना चाहिए। दूसरा स्टेप में समुद्री किनारों से दूर निवास स्थान बनाना चाहिए। हो गया, 2 उपाय पूछ रहा था, 2 उपाय बता दिए।
उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाढ़ के 4 कारणों की व्याख्या करना है। बाढ़ के 4 कारणों की व्याख्या करना है। ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और इसको रट कर, मतलब जैसे भी याद करना हो, मौखिक तौर से याद करना चाहे जैसे भी याद करना हो, इसको रट कर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको जो है सबसे ज़्यादा मौखिक तौर से याद करना है, ठीक ना। मौखिक तौर से याद करने से क्या होता है कि जल्दी याद हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। और आप लोग ऐसा कोशिश करें ताकि आसान बनाने की कोशिश में रहे, ताकि इसका आंसर अपना से भी निकालने की कोशिश करें, ठीक ना। ज़रूरी नहीं है कि बाढ़ के कारणों को जो हम 4 कारण दर्शाए हैं यही कारण नहीं, और भी कारण हो सकता है, ठीक ना। वो अपना मन से चुन कर लिखना पड़ता है कि बाढ़ के 4 कारणों की व्याख्या करना है, ठीक ना, व्याख्या करना है। चलिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ओके है ना। चलिए, करा बाढ़ के 4 कारण निम्नलिखित हैं। 4 कारण निम्नलिखित है। पहला में अधिक वर्षा, यानी आवश्यक से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब वर्षा जब अधिक होता है ना तो आवश्यक से ज़्यादा वर्षा होता है, जिसके कारण बाढ़ ही बाढ़ हो जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो पूरा दहलान जो हो जाता है, यानी पानी ही पानी दिखाई देता है बरसात के मौसम में, तो पूरा नदी पोखर पूरा डूब जाता है, ठीक ना। तो अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, नदी का पानी जो है ना, नदी में जैसे पानी अगर फुल हो जाता है तो वो बाहर स्थान से फेंकने लगता है, वो दूसरे स्थान पर फेंकने, जिधर खाली स्थान है जहाँ पे पानी नहीं है वो स्थान पर फेंकने लगता है, यानी पानी जो उधर स्थान पर जाने लगता है, ठीक ना। फिर अगला को आगे कह रहा है 2 नंबर में कह रहा है, स्टेप नंबर 2 में नेपाल द्वारा पानी छोड़ा जाना, यानी बरसात के मौसम में जो नेपाल द्वारा जो पानी जो छोड़ता है ना, तो वही कह रहा है कि नेपाल द्वारा पानी छोड़ा जाना। उसके बाद तीसरा स्टेप में है नदी के किनारे लिखा हुआ है, नदी के किनारे बांधों का ना होना, यानी बांधों का ना होना। चौथा स्टेप में नदी के किनारे ऊंचे तक बंधुओं की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वह कारगर नहीं हो पाता है, जिस कारण से बाहर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब 2 नंबर का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। पहला स्टेप में है सुखाड़ के समय मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए खेतों की जुताई कम करनी चाहिए, या तो कम करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में है आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करनी होगी। आगे कह रहा है तीसरा स्टेप में छायादार फसलों की खेती करनी चाहिए, यानी खेती करनी होगी या तो चाहिए, ठीक ना। अब तीसरा यानी 3 नंबर भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो है बता चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कह रहा भूस्खलन क्या। ये सब जितना भी क्वेश्चन अभी बताए ना, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। सब जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भूस्खलन क्या है। कह रहा है हिमस्खलन के तहत ही स्थानों पर आया बहुत अधिक मिट्टी खिसक कर नीचे गिरकर हानि पहुंचाती है, इसी को भूस्खलन कहते हैं। अब आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, यानी इकाई 6 का, यानी आपदा और सह-अस्तित्व वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। यहाँ से लिखा है पहला स्टेप में है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा यानी जो अपने आप आता है, मानव के द्वारा किया गया नहीं, जो अपने आप आता है। जैसे ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, भूकंप हाँ ई हो सकता है, ई होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि भूकंप अपने आप आता है, मानव इसको नहीं लाता है। भूकंप जो है अपने आप लाता है,
ठीक ना। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है भूकंप कह रहा है कि संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 2 का राइट आंसर। उसके बाद 3 नंबर में भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुचित होना चाहिए, ठीक है ना। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फसलों को पशुओं, ये नहीं है, ध्यान भटक जाता है थोड़ा सा, यानी समुद्र तट के निकट। ऑप्शन बी में समुद्र तट से दूर, सी में समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का जो निर्माण कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए निर्माण, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, समुद्र तट से जो है दूर ऊंचाई पर करेंगे, ठीक ना। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करेंगे। इसका